बात ये बता रहा था कि इंटरव्यू क्या चीज़ है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जो लोग प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, जो हैं टीचर्स बनते हैं, उनका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू बेसिस पर ही होता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरव्यू है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इवन IAS PCS जो ऑफिसर्स बनते हैं, वहाँ भी इंटरव्यू होता है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर AMU में जो दाखिला लेने के लिए आप लोग आते हैं और उसमें भी इंटरव्यू रखा गया है, तो आपको शुरू से ही स्कूल लेवल से ही आदत पड़ जाए इंटरव्यू देने की, कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। तो इंटरव्यू का अहम रोल है। जो टेस्ट आपका हुआ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें आपकी सिर्फ एक चीज़ चेक हुई। क्या चेक हुई उसमें टेस्ट के थ्रू? नॉलेज, कि आपको कितनी नॉलेज थी। लेकिन इंटरव्यू में कई सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ चेक होती हैं। नॉलेज के साथ साथ वहाँ आपकी स्पीकिंग स्किल भी चेक होती है, और मेन चीज़ आपका जो चेक होता है वहाँ पर, वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने आप में, अपने नॉलेज पर आपको कितना कॉन्फिडेंस है, या किसी को फेस करने में, अपने टीचर्स को फेस करने में, बड़ों को फेस करने में, या बोलने में आपको कितना कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा आपका जो है वो आप किस तरह का जो है वो पहने हुए हैं, है ना, कैसे पहने हैं, कैसे आपके चलने का स्टाइल है, कैसे आपके जो है ग्रीटिंग करने का स्टाइल है, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के ज़रिए चेक होती हैं। इसीलिए इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस रखा गया 6th और 9th एंट्रेंस में भी। आप लोग 6th और 9th एंट्रेंस के होंगे। तो पहले तो ये था कि जिन लोग, जब सिलेक्शन लिस्ट आती थी तो वो 3 टाइम्स सिलेक्शन लिस्ट आती थी, यानी जितनी सीट्स हैं, अभी भी यही होता है शायद, इतनी पहले 3 टाइम्स आती थी, तो फुल्ली फिर जो डिपेंड रहता था इंटरव्यू के ऊपर रहता था। लेकिन अब ये कर दिया गया कि इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन अब पहले के मुकाबले कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज अब 15 मार्क्स है। लेकिन 15 मार्क्स भी बहुत होते हैं, एक मार्क्स में कई बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो 15 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है ना। तो 15 मार्क्स के अंदर आपका अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो ये आपका सिलेक्शन कराने में बहुत मदद करेगा, है ना। हम लोग यहाँ पर कोचिंग्स में इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्यों कराते हैं? ताकि आप वहाँ जाकर अच्छे से परफॉर्म कर सकें, अच्छे से आपका इंटरव्यू दे सकें। और आपने जो ये मेहनत करी टेस्ट में आपने बहुत मेहनत करी, अच्छा खासा टफ टेस्ट आया था, उसे आपने क्वालिफाई करा है, तो ये मेहनत आपकी बेकार ना जाए, इस वजह से हम यहाँ इंटरव्यू की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इंग्लिश में एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग बोलना नहीं जानते, आप लोग फेस करना नहीं जानते, इंटरव्यू वगैरह कभी फेस नहीं किया होगा आपने लाइफ में, अभी तो लाइफ की आपकी शुरुआत है। तो जब आप वहाँ जाने से पहले आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि वहाँ आपको बोलने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आप तो बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत छोटी एज है आपकी, आपने 5th किया है, किसी ने 8th किया है। लेकिन इंटरव्यू का फोबिया तो बड़े बड़े लोगों को रहता है। फोबिया आप समझते हैं? हाँ, डर, खौफ। और खौफ तो एक्चुअली फोबिया और फियर में डिफरेंस है। फियर भी डर को कहते हैं, फोबिया भी डर को कहते हैं। एक ऐसा डर जो डर नहीं होना चाहिए, बिना वजह का डर, बिना बात का डर, उसे फोबिया कहते हैं। जैसे किसी को डर होता है उसमें लिफ्ट वगैरह में चलने का, बहुत सारे लोग लिफ्ट में नहीं बैठते, है ना, उन्हें डर रहता है ना। वो एकदम चीख पड़ेंगे अगर उन्हें लिफ्ट में बिठा दिया जाए, है ना। या उन्हें जो है, बाद लोगों को तो हार्ट अटैक तक हो जाते हैं कि उसमें बाद लोगों को बंद चीज़ का, बंद कमरे का, बंद घर का फोबिया होता है। बंद जगह अगर किसी को रख दिया जाए, है ना, तो उसका फोबिया होता है। बाद लोगों को फ्लाइंग फोबिया होता है कि वो एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर वगैरह में नहीं बैठ पाते। बाद लोगों को पानी का फोबिया होता है, तो वो उसमें जो है वो नाव वगैरह में, शिप वगैरह में ट्रैवल नहीं कर पाते। इन सबको फोबिया कहते हैं। फियर और फोबिया में ये डिफरेंस, हालांकि इनका नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। लिफ्ट में बहुत सारे लोग चलते हैं, तो लिफ्ट नुकसानदायक चीज़ नहीं है। डर ये कहते हैं, डर वो सचमुच का होता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक वायर है,
अब इलेक्ट्रिक वायर जहाँ पर जो है वो नेक्ड वायर है, जहाँ पर उसमें इंसुलेशन नहीं है, हम उसको पकड़ने लगे, उसे फोबिया नहीं कहेंगे कि साहब इन्हें तो फोबिया है तार पकड़ने का, नहीं, वो फियर है, वो तो सच्चा फियर है, वो सच्चा डर है, उसे वो फियर है ना भाई, वो तो करंट मार देगा, वो फोबिया नहीं है। फोबिया जिससे नुकसान ना हो, और फिर आदमी ने उसको साइकोलॉजी से वो डिपेंड रहता है, वो मेंटली जो है वो एक मेंटली आदमी के दिमाग के अंदर वो डेवलप हो जाता है डर, वो फोबिया होता है कि उससे नुकसान कुछ भी नहीं है। लिफ्ट में बैठने से, हवाई जहाज़ में उड़ने से, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं हवाई जहाज़ के थ्रू, शिप में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी ऐसे ही इंटरव्यू फोबिया होता है, बहुत सारे लोग बीमार तक हो जाते हैं लोग इंटरव्यू के नाम पर, है ना, वाइवा के नाम पर। बाद लोगों का एग्ज़ाम फोबिया होता है, देखा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पूरे साल ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो वो बीमार पड़ जाएंगे। वो क्या एक्चुअली बीमार नहीं होते, वो जो उनका फोबिया है, क्योंकि हमारा माइंड पूरे जिस्म को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो माइंड में जब हमने एक डर बैठा लिया, तो चूंकि माइंड ने पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है, और पूरे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम माइंड से है, आपने पढ़ा होगा माइंड के बारे में, है ना, तो पूरे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम जब माइंड से है, और माइंड में आपने डर बैठा लिया, तो बॉडी के पार्ट्स भी वैसे ही फंक्शनिंग करते हैं। इसीलिए बाद लोग इंटरव्यू में जाते हैं। अभी हम कुछ दिन से इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं, तो बहुत जगहों पर हमने इंटरव्यू जो है दिए, तो वहाँ पर लोग कांपने लगते हैं, तो क्योंकि वो माइंड में एक डर बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से बॉडी के पार्ट्स भी कांप रहे हैं। हालांकि डर माइंड में है, क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल माइंड करती है ना। बाद लोगों की आवाज़ नहीं निकल पाती इंटरव्यू में, तो इसीलिए प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, कि आपको पहले से इतनी प्रैक्टिस हो कि वहाँ पर। दूसरा, ये आपका प्रिपरेशन करवाने का मकसद ये है, हमारा टारगेट ये है कि जिस तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एक तो ये कि आपके अंदर से डर निकल जाए, वो फोबिया आपके अंदर से ख़त्म हो, मेंटली जो आप स्ट्रेस लिए हुए हैं, है ना, कि भाई कैसे हो पाएगा, इतने सारे लोगों को हम कैसे फेस करेंगे, है ना, बड़े बड़े लोग वहाँ पर होंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। टेस्ट में थोड़ी आपसे कोई पूछने वाला था, आपको देखा भी नहीं होगा लोगों ने, आप गए टेस्ट दे के जो है वो चले आए, तो किसको क्या मालूम कौन टेस्ट दे के गया कौन नहीं दे के गया, तो आप जो कराए उसमें। लेकिन इंटरव्यू में तो सामने आपको जो है वो जवाब देना है। तो एक तो इसकी प्रैक्टिस, दूसरा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जाहिर है आप 6th का अगर इंटरव्यू दे रहे हैं 6th एंट्रेंस के लिए, तो आपसे कोई IAS PCS लेवल के तो नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इवन आपसे 10th लेवल के नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो उसी लेवल की आप तैयारी करें, तो किस लेवल की किस तरह के क्वेश्चंस आप जो हैं वो तैयारी करें, आपका जेस्चर क्या होना चाहिए, आप कैसे आप प्रेजेंटेबल हों, है ना। ऐसा नहीं टेस्ट में तो आप कुछ भी पहन के चले गए, लेकिन इंटरव्यू की एक प्रॉपर ड्रेस आप पहन के जाएं, है ना, प्रॉपर आपका बैठने का तरीका हो, प्रॉपर जो है बोलने का तरीका हो, ग्रीटिंग्स करने का तरीका हो। तो ये सब चीज़ें आपको हम इस दौर में सिखाएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू में बेसिकली 3-4 चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना होता है, उन 3-4 चीज़ों के बेसिस पर ही वो आपके नंबर मिलते हैं। एक तो आप जो अपना इंट्रोडक्शन विद ग्रीटिंग, ग्रीटिंग क्या कहते हैं, ग्रीटिंग किसको कहते हैं, सलाम दुआ करने को, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने को, इन सबको ग्रीटिंग कहते हैं, है ना। और इसी तरीके से फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। आपको कहा जाएगा अगर इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद फिर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाएगी, है ना, कि आप अगर 6th का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो चूंकि आपने 5th का टेस्ट दिया है, तो आप 5th की चीज़ों को जानते हैं नहीं। और मेन चीज़ है आपकी उसमें कॉन्फिडेंस, है ना। आपकी नॉलेज की टेस्ट तो 85 मार्क्स के थ्रू हो चुकी, तो 15 मार्क्स में वो नॉलेज थोड़ी टेस्ट करेंगे आपके, उस पर एम्फेसिस नहीं होगा, बल्कि एम्फेसिस जो होगा, जोर जो होगा, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने का होगा कि आपको अपने नॉलेज पर कितना कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए इंटरव्यू जो है वो जब आप देने के लिए जाएं, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आप एक प्रॉपर ड्रेस पहन कर जाएं, ठीक है, एक प्रॉपर जो है वो ड्रेस हो, पैंट शर्ट जो है वो अच्छा है, लड़कियों के लिए जो भी सूट सलवार या जो भी अपना
मतलब अच्छे नीट एंड क्लीन ड्रेस में आप जाएं, जूते वगैरह कायदे के पहन कर जाएं, फॉर्मल हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और जब आप इंटरव्यू देने के, ये सब चीज़ें हम ऐसे डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो आप लोगों के जो जहन में क्वेश्चन हों फिर आपसे हम वो भी लेंगे, है ना। इंटरव्यू से रिलेटेड जो आपके जहन में सवाल हों, जो आपके क्वेश्चंस आते हों कि सर इस चीज़ को कैसे हम टैकल करें, इस चीज़ को हम कैसे देखें, तो वो भी आप पूछिएगा। पहले मैं कुछ बातें आपको जनरली बता दूं, उसके बाद फिर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं वो भी क्लियर करूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे इंटरव्यू से रिलेटेड उस पर भी हम बात करेंगे। तो जाहिर है किसी रूम में इंटरव्यू होगा, वहाँ 3 4 5 लोग इस तरीके से पूरा पैनल बैठता है ना। इंटरव्यू में ये होता है। तो आप जब आपको भेजा जाए, आपको रोल नंबर वाइज वहाँ पर भेजा जाएगा, तो आप जब रूम के अंदर एंटर करें, एक तो आप परमिशन लेके एंटर करें, जैसे मे आई कम इन। फिर आप वहाँ जाएंगे तो आप सलाम करेंगे, है ना, अस्सलाम वालेकुम या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी हो रहा हो उस टाइम, उसके मुताबिक आप गुड मॉर्निंग टू ऑल, इस तरीके से। फिर वो आपको बैठने के लिए कहेंगे, आप बैठ जाइए। बैठने के बाद जब वो आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कहें, है ना, कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या गिव योर इंट्रोडक्शन, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। जैसे इंटरव्यू, उसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। अब माई नेम इज़, या तो इस तरीके से बोलेंगे या कहेंगे आई एम, जो भी फिर आपका नाम है, XYZ जो भी आपका नाम है। और माई फादर्स नेम इज़ दिस, माई फादर इज़, उनका ऑक्यूपेशन, और मदर हाउस वाइफ, होम मेकर। हाउस वाइफ नहीं बल्कि होम मेकर इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। तो या जो भी, अगर वो जॉब करती हैं तो आप उनका जॉब बताएंगे। फिर आपने कहाँ से अभी करंटली 5th कहाँ से पास किया है, आपसे वो पूछा जाए, वो आप बताइएगा इंट्रोडक्शन में कि सर हमने 5th यहाँ से किया है। उसके बाद फिर आप बताएंगे अपनी हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। किसी की हॉबीज़ गार्डनिंग है, किसी की हॉबीज़ रीडिंग स्टोरीज बुक्स, राइटिंग आर्टिकल्स, ये सब हॉबीज़ होती हैं लोगों की, है ना। किसी का जो है हॉबीज़ में आता है प्लेइंग क्रिकेट या चेस या और भी जो XYZ जो भी आपकी हॉबीज़ हो वो बताइए। फिर आप बताएंगे एम ऑफ लाइफ, आपके ज़िंदगी का एम क्या है, मकसद क्या है। आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वांट टू बिकम प्रोफेसर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। जो भी आपकी हॉबी हो, जो भी आपका एम ऑफ लाइफ, आपने एक एम बनाइए, नहीं है तो आप बनाइए। आपको इंटरव्यू में बताने के लिए एक सेट करिए अपनी अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, और इंटरव्यू में आप अपना एम ऑफ लाइफ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में ये होता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप AMU क्यों आना चाहते हैं। जाहिर है हर गांव में, अब तो गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, तो फिर आप AMU में क्यों आना चाहते हैं इतनी दूर से, इतनी मेहनत करके, है ना। ये तो क्वेश्चन बनता है ना। तो इसके लिए आपको AMU की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ मालूम होनी चाहिए कि आप AMU में क्यों आना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं AMU की कि यहाँ का कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशंस बड़े इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया में इसका नाम है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत नॉमिनल फ़ीस में, बहुत मुनासिब फ़ीस में पढ़ाई होती है और अच्छी पढ़ाई होती है, और पूरी दुनिया में इसका नाम है। तो इसलिए हमारा बेस मजबूत हो, है ना, हमारा फाउंडेशन मजबूत हो। 6th 7th 8th क्लासेस ये फाउंडेशन क्लासेस हैं, इन पर ही डिपेंड हो रहता है कि हम आगे क्या बनेंगे, अगले जो कोर्सेज करेंगे। तो इस हमारा फाउंडेशन मजबूत हो, इसलिए हम यहाँ AMU में आना चाहते हैं। तो इस तरह के आपके पास रिप्लाईज होने चाहिए। ये आपसे पूछा जाएगा कि AMU आप क्या आना चाहिए। फिर वो कहेंगे AMU के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। AMU कब एस्टेब्लिश हुई? 1920 में AMU एस्टेब्लिश हुई, 1920 में, 1920 में। बेसिक हिस्ट्री आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मालूम होनी चाहिए। बेसिक हिस्ट्री, बहुत 4-5 चीज़ें। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत एक स्कूल से हुई, है ना। स्कूल क्या नाम था उस स्कूल का? उस स्कूल का नाम मदरसतुल उलूम था। क्या नाम था? मदरसतुल उलूम था। मदरसतुल उलूम से AMU की शुरुआत हुई 1875 में। ये कुछ चीज़ें हम आपको लिख के भी दे देंगे, उससे पहले आपको नोट्स के फॉर्म में दे दिया जाएगा। 1875 में मदरसतुल उलूम की शुरुआत हुई। वही मदरसतुल उलूम 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। क्या बन गया? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। जितने भी कॉलेज या होते हैं
वो सब किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहते हैं, यानी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े रहते हैं। यूनिवर्सिटी से एफिलेट होने का या जुड़ने का मतलब ये है कि उन्हें वहीं उसी यूनिवर्सिटी का कोर्स स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है ना। जो किताबें वो रिकमेंड करें वही फॉलो करनी होती हैं, वही यूनिवर्सिटी उसके एग्ज़ाम कराती है। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जब बना 1877 में, तो वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। फिर 1885 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बन गई। तो 1885 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो गया। किससे एफिलिएट हो गया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर 1920 में तो ये खुद यूनिवर्सिटी बन गई। और वो जो यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी बनती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनको कहते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। गवर्नमेंट यहाँ दो तरह की है ना, एक तो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट, एक अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन यूनिवर्सिटी को चलाती है और जिन यूनिवर्सिटी को फंडिंग देती है, फंड्स देती है, तो उनको कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ रन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड भी देती है। यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो कैसे बनती हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है, उसके तहत, उसके थ्रू वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक्ट पास हुआ वो 14 सितंबर में हुआ 1920 में। तो 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? हर यूनिवर्सिटी का या हर इंस्टीट्यूशन का, जैसे ये कोचिंग है, इस कोचिंग को भी किसी ने शुरू किया इसको, कोई इसके फाउंडर हैं, सुभान सर इसके फाउंडर हैं, वही डायरेक्टर हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान की भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उनके बारे में भी। सर सैयद अहमद खान जैसे दिल्ली में पैदा हुए 17 अक्टूबर 1817 में, दिल्ली में उनका जन्म हुआ, और यहाँ फिर वो 27 मार्च 1898 में उनकी डेथ अलीगढ़ में हुई। तो बेसिक चीज़ें आपके बारे में, उनके फादर मदर का नाम है ना, उनकी वाइफ का नाम, एटलीस्ट ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में आपके 6th एंट्रेंस में तो एक क्वेश्चन भी आया था कि सर सैयद ने एक मैगज़ीन शुरू करी थी, एक रिसाला शुरू करा था, उर्दू में क्वेश्चन था वो, उस रिसाले का तहज़ीबुल अखलाक, वो आपको याद होना चाहिए। तो उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला मैगज़ीन शुरू करी थी, 1870 में उसकी शुरुआत करी थी। तो सर सैयद के बारे में ऐसी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सर सैयद की डेथ यहाँ पर अलीगढ़ में हुई थी, तो ये सारी चीज़ें इस तरह की आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरा फिर आपको इंडिया की भी जो है वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? अभी रिसेंटली बनी है ना, 1 महीना पहले लगभग, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनने से पहले ये गवर्नर रह चुकी है एक स्टेट की, झारखंड की गवर्नर रह चुकी है ना। हर स्टेट के गवर्नर होते हैं ना, तो ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट, और 15th ओवरऑल प्रेसिडेंट है। ये जब से देश आज़ाद हुआ, जब से कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? 15वीं। और दूसरे नंबर की लेडी प्रेसिडेंट। पहले नंबर की कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, ये दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर को से तो सवाल नहीं पूछा है, सब जानते हैं। ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के कौन है? उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान उनका नाम है, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे ही आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है ना। जब आप किसी का नाम लें तो उसके नाम के साथ अगर डॉक्टर लगा हुआ है तो सही है। जैसे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। अगर डॉक्टर उनके नाम के साथ नहीं है तो आप मिस्टर लगाकर बोलेंगे। अगर कोई शादीशुदा किसी का नॉन है कि तो मिसिज लगाकर बोलेंगे लेडी के सामने, नहीं तो मिस लगाकर बोलेंगे। ठीक है, तो मिसिज, जैसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ, तो इस तरीके से आप जो है वो बोलेंगे। ऐसे ही फिर
उर्दू में पूछ लिया जाता है कि उर्दू में या हिंदी में इनको क्या कहेंगे। बेसिक ओहदों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उर्दू में सदर जमहूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सदर जमहूरिया। याद रहेगा, है ना, या लिखूं मैं? सदर जमहूरिया कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को वजीर आज़म कहते हैं, है ना। और चीफ मिनिस्टर को वजीर आला कहते हैं, है ना। और एजुकेशन मिनिस्टर को वजीर तालीम कहते हैं। तो इस तरह की जो है वो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर को कहते हैं वजीर सेहत, ठीक है। वजीर मिनिस्टर को कहते हैं एक्चुअली, वजीर का मतलब मंत्री, मिनिस्टर, ठीक है। तो ऐसे ही जो है, जैसे यूनिवर्सिटी को उर्दू में जामिया कहते हैं, है ना, स्कूल को मदरसा कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपसे उर्दू हिंदी ये पढ़वा कर भी देखी जा सकती है ना। उर्दू और हिंदी क्या करवाए, पढ़वा कर भी आपको देखी जा सकती है। आप जो है उर्दू हिंदी ये सब आपको पढ़ना भी आना चाहिए, है ना। हिंदी की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कर्ता, कारक, है ना, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, इनका आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही उर्दू में इसम, फाल, फाइल, है ना, और ज़माना, जैसे टेंस को ज़माना कहते हैं उर्दू में, हिंदी में काल कहते हैं। तो तीनों टेंस के नाम आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों में याद होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे पर्यायवाची हिंदी में कहते हैं, उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स या अपोजिट हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, उर्दू में मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको याद होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए, है ना। आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ के बारे में भी आपको बेसिक मालूमात होनी चाहिए। जैसे अगर कोई अलीगढ़ से बिलोंग करता है तो अलीगढ़ के एमपी कौन है ना, है ना, सतीश गौतम यहाँ के एमपी का नाम है। और इसी तरीके से आप जिस और स्कूल से किसी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के आपको, वहाँ की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसे ही और भी बेसिक चीज़ें आपसे जो है वो पूछी। जैसे हाँ, हॉबीज़ जो है, जैसे हॉबीज़ आपकी, अगर किसी की हॉबी जो है वो क्रिकेट खेलना है तो आपका फेवरेट स्पोर्ट जो है वो है क्रिकेट या हॉकी, तो उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। क्रिकेट की पिच की विड्थ, लेंथ कितनी होती है, क्रिकेट बैट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, विकेट की विड्थ, ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए, क्रिकेट की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए। ऐसे ही जो भी आपकी और हॉबीज़ हैं, आपकी हॉबीज़ है पोएम्स पढ़ना, तो आपसे किसी शायर का नाम, किसी पोएट का नाम पूछ लिया जाएगा, कोई आपसे शेर सुनने के लिए कह दिया जाएगा। तो हॉबी ये नहीं कि आप कुछ भी बता दें, ऐसा नहीं। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि जो आप बोल रहे हैं, आपकी बोल वो जस्टिफाई भी आप उसको करें, आप उसे प्रूव भी करें। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि साहब मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, अब मैं आपसे पूछने लगूं या कोई मेरे से पूछने लगे कि एक स्टोरी राइटर का नाम बताइए आप, मुझे पता ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर आपकी होगी, आप भाई आपने स्टोरी पढ़ी तो आपने क्या पढ़ा है उसमें, किस टाइप की स्टोरीज पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको शायरी का शौक़ है, पोएम्स लिखने पढ़ने का शौक़ है, तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपसे जो है वो शेरवेर जो है वो सुना जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा आपका एम ऑफ लाइफ, एम जैसे मैंने बताया ना, आप इंट्रोडक्शन में आप एम भी बताएंगे। माई एम ऑफ लाइफ इज़ टू बिकम ए डॉक्टर, टू बिकम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर, टू बिकम IAS ऑफिसर, टू बिकम PCS ऑफिसर, टू बिकम प्रोफेसर। अब प्रोफेसर बनने के लिए PhD होना ज़रूरी है। तो आपको जो आपका एम ऑफ लाइफ है, वो एम पूरा करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कौन सा टेस्ट पास होना चाहिए, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आपसे पूछा कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपका एम प्रोफेसर बनना है, और आपसे पूछा कि प्रोफेसर
बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको मालूम ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी का फुल फॉर्म जो है, पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, उसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे किसी का जो है एम ऑफ लाइफ है वो डॉक्टर बनना। अब डॉक्टर बनने के लिए मिनिमम एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएएमएस ये करना, फिर आगे की डिग्रीज हैं एमडी, एमएस, ये सब है। किसी को सर्जन बनना है ना, तो सर्जन बनने के लिए एमएस करा जाता है एमबीबीएस के बाद। तो आपको एमबीबीएस ये पता होना चाहिए कि एमबीबीएस करना होता है, फिर एमएस करना होता है, तो इनकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। फिर तो ये जो है वो बेसिक चीज़ें हैं, है ना। आपको एम ऑफ लाइफ तो जस्टिफाई आप करने चाहिए, है ना। ऐसे ही आईएएस बनना है, आईएएस की आपको फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। जनरल नॉलेज की जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई, आपको ये मालूम। फिर आता है आपका, आप अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। आपसे पूछा जाए कि आप अपने इंट्रोडक्शन में ही बता दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे से उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है इंटरव्यू देने के लिए कि आप अपने इंट्रोडक्शन में बता दीजिए सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स या साइंस। साइंस में भी आप बता सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन आप जो सब्जेक्ट बताएं तो उसमें आपको अच्छी, ये नहीं कि आपने अच्छा सब्जेक्ट बता दिया कि हमारा अच्छा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आपको साइंस की बिल्कुल ही नॉलेज ना हो। लेकिन जो आपने फेवरेट सब्जेक्ट बताया उसकी आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। वो कितनी नॉलेज होनी चाहिए? 10th 12th की नहीं, अगर 6th का आप इंटरव्यू दे रहे हैं 5th तक की तो नॉलेज होनी चाहिए आपको, है ना। जैसे उसमें HCF LCM है 5th क्लास में, है ना। 8th क्लास में वो हैं सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्क्वायर, सर्किल्स, ये सब हैं। तो आपको इनका पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, है ना। आपको उनके फॉर्मूले भी मालूम होनी चाहिए, आपको ये भी मालूम होने चाहिए। साइंस अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस, तो साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो आपको उनको मालूम होना चाहिए। जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइंस की किताब के पहले चैप्टर के नाम आपसे पूछ लिया जाए, है ना। मैथमेटिक्स का पहले चैप्टर का नाम आपसे NCERT का पूछ लिया जाए, उसी से वो क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देंगे। जो नंबर सिस्टम है, आपसे नंबर सिस्टम के साथ नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब आपको बेसिक चीज़ें ये सब मालूम होनी चाहिए, है ना। साइंस में जैसे सेल के बारे में आपसे पूछ लिया, सेल ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें इस तरह की। फिर प्लांट्स का जो वो प्रोसेस है फूड बनाने का, उसको क्या कहते हैं। फिर लैक ऑफ विटामिन से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, है ना। कौन सी विटामिन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह की मालूम होनी चाहिए। ऐसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स की चीज़ें, मोशन, फोर्स वगैरह जो भी आपके लेवल के हैं, जो 6th का इंटरव्यू देंगे 6th के लिए, उन्हें 5th तक की चीज़ें मालूम हों, और जो 9th का इंटरव्यू देंगे उन्हें 8th तक की चीज़ें मालूम हों। जब आप इंटरव्यू दे चुके हों और वो आपको कहें ओके गो, इस तरह की वो बात कोई कहेंगे, ओके यू कैन गो या यू मे गो, है ना, या हिंदी उर्दू में जैसे भी आप बोलेंगे। तो आप देखिए, मैं बार बार ये आपको ये बात बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में मेन चीज़ है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होकर जाइए, आप बिल्कुल इंटरव्यू में ये समझ कर जाइए, बिल्कुल मत घबराइए कि इस टाइम सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, कि वो जितने भी सवाल मेरे से पूछे जाएंगे वो सब मैं जानता हूँ। तो आप अगर गलत भी कुछ बोल दें तो वो भी कॉन्फिडेंटली बोलें। तो कॉन्फिडेंस में, और कॉन्फिडेंस किससे आता है? कॉन्फिडेंस जो है वो 2-3 चीज़ों से आता है। कॉन्फिडेंस के लिए एक तो नॉलेज होनी ज़रूरी है, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। उसके लिए आप पढ़िए, आपने जो पढ़ा हुआ है उसकी वो रिवाइज करना है। जाहिर है आपने पढ़ा तभी तो आपका टेस्ट क्वालिफाई हुआ। दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम आपको यहाँ भी कराएंगे, आप प्रैक्टिस अपने वहाँ पर भी करिए, जाकर घर पर भी। वहाँ पर जाकर आप मिरर प्रैक्टिस करिए, कुछ वीडियोज़ आप देखिए, फिर आपको फिजिकली प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। मिरर प्रैक्टिस आप बड़े से शीशे के सामने अपने घर पर प्रैक्टिस करके देखिए, है ना। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने बड़े भाई बहन वगैरह के सामने आप उनसे कहिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप बोलना सीख जाएंगे, जब आप हमारे सामने या 2-3 टीचर्स के सामने आप बोलना बैठना सीख जाएंगे, उनके जवाब देना सीख जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपके लिए जवाब देना
और उनको फेस करना भी आपके लिए आसान रहेगा, है ना। तो एक तो प्रैक्टिस और दूसरी नॉलेज, ये ज़रूरी है कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उसमें मेन कॉन्फिडेंस ही देखा जाएगा। इंटरव्यू 15 मार्क्स का है ना, तो 15 में से आप के 10 एबव आ गए तो सिलेक्शन बहुत आसान है, बहुत इजी है फिर सिलेक्शन होना, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए, वो जाने के लिए कह दें, तो जाते टाइम भी आप उनको कहिए थैंक यू सर, है ना, और फिर जो भी है ना अस्सलाम वालेकुम या गुड आफ्टरनून कह के बाहर निकलिए। आराम से जाइए आप और आराम से आइए, अच्छे बच्चों की तरीके से, है ना। ये नहीं साहब भागे हुए जा रहे हैं, भागे नहीं, कोई जल्दी कोई आफत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए, कॉन्फिडेंटली स्ट्रेट होकर बैठे, ऐसा नहीं जैसे वो बैठे हैं साहब जाके इंटरव्यू की टेबल पर जाके ऐसे लेट गए, नहीं। आपकी वॉइस वॉल्यूम, आपकी वॉइस की ऐसी होनी चाहिए, ना इतनी तेज हो कि आप चिल्लाने लगे वहां, और इतनी स्लो भी ना हो कि उनको सुनाई ना दे। आपसे जवाब आता है लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो खैर यहाँ भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, लेकिन आप खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस भी इस चीज़ की करें कि आपकी वॉल्यूम ऐसी हो जितने लोग वहाँ बैठे हों उनको सुन जाए। आपसे एटलीस्ट 2-3 मीटर दूर बैठेंगे वो लोग, तो इतनी दूर तक आपकी आवाज़ चली जाए। तो इतनी जो है वो वॉल्यूम से आपको, इतनी वॉइस आपकी मिनिमम होनी ज़रूरी है, चिल्लाना भी नहीं। समझ में आई बात। तो ये इंटरव्यू की बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन हो इंटरव्यू से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है वो रिप्लाई दूंगा। बाकी तो आपकी इंडिविजुअली हम आपका इंटरव्यू लेंगे, एक एक को बुलाकर, है ना, पूरा पैनल बैठेगा, जो भी आपकी पर्सनली हम कमियां देखेंगे तो उनको बताएंगे, आपको उनको इम्प्रूव करना है ना। लेकिन उससे पहले आपको जो चीज़ें अगर कुछ मालूम करनी हो तो आप करिए। हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं, बस आपको मैं आई कम इन कहना है, पर्टिकुलर टीचर से नहीं। पहले मैं उनकी बात का जवाब दे दूँ, एक एक का मैं सबके सवाल पूछूंगा, सबका जवाब दूंगा। तो आपको बस जनरली मैं आई कम इन कहना है। हाँ नहीं, बस गुड मॉर्निंग टू ऑल, उसमें सब आ गए। और जब आप, एक बात और इम्पोर्टेंट, बैठ जाइए, जब आप चाहे क्वेश्चन किसी ने भी पूछा हो, 3-4 लोग बैठेंगे तो क्वेश्चन तो कोई एक पूछेगा ना एट ए टाइम, आप एक का ही जवाब देंगे। तो आपकी जो नज़र हो वो सबकी तरफ ऐसे मूव करते रहिए नज़र, यानी कि आप एक से ही बातचीत कर रहे हैं ऐसा ना लगे। तो आपको सबकी तरफ देखना है, सबकी तरफ आपका अटेंशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सारे लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं उस टाइम, जो भी 4-5 लोग बैठेंगे, आपके अकेले की नज़र सबकी तरफ, सबकी नज़र आपके अकेले की तरफ रहेगी। तो आप आई कांटेक्ट, उस आई कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी इंटरव्यू में मेन चीज़ होती है, ये देखा जाता है कि आपके आई कांटेक्ट ठीक है या नहीं। आई आंखों से भी बहुत सारी बातें जो है वो समझी जाती हैं, ठीक है। तो आई कांटेक्ट आपका सबकी तरफ रहना चाहिए, ठीक है। और आप क्या कह रहे थे? बस गुड मॉर्निंग टू ऑल, बस मैं आई कम इन कह दीजिए, ठीक है। मैं सर या मैम कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं आई कम इन कहिए, छुट्टी, ठीक है। जब वो इजाज़त दें कम इन। जब आप वहाँ पर इंटरव्यू देने वाले की भी एक चेयर सामने रखी होगी, इसी तरह हम यहाँ करके दिखाएंगे आपको, जब आपकी प्रैक्टिस कल से शुरू करवाएंगे तो इसी तरह यहाँ करके दिखाएंगे। जब आप चेयर पर जाकर, आप खुद से नहीं बैठना, आप वहाँ जाकर खड़े हो जाइए, फिर वो आपको उनमें से कोई टीचर कहेगा कि बैठिए या सिट डाउन, इंग्लिश या हिंदी में। कोशिश ये करिए जो टीचर आपसे अगर इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका जवाब इंग्लिश में दीजिए, ठीक है। वो उर्दू हिंदी में पूछ रहा है तो आप उर्दू हिंदी में जवाब दे दीजिए। लेकिन अगर इंग्लिश में, तो ये एटिकेट्स के खिलाफ लगता है कि वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसका हिंदी में नहीं दे पा रहे वो जवाब इंग्लिश में, वो खुद ही कहने लगे कि आप किसी भी लैंग्वेज में जवाब दे दीजिए, फिर आपकी मर्जी है। लेकिन जिस लैंग्वेज में आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उस लैंग्वेज में जवाब दीजिए। उर्दू जिन लोगों से लिखनी नहीं आती
वो उर्दू ज़रूर लिखना, एटलीस्ट अपना नाम, सर सैयद अहमद खां का नाम, अलीगढ़ का नाम, ये सब इस तरह की चीज़ें आप लिखना जो है वो सीख लें। ठीक है। हाँ, आप भी कुछ कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, बस सर या मैम कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ से नहीं, गुड मॉर्निंग भी आप कर सकते हैं, वो अपने अपने उसके अकॉर्डिंग जैसे भी आपको अच्छा लगे उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? आप बाद में आए हैं, आप 6th के लिए हैं, 9th के लिए? 6th के लिए। आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा, आज का यही हमारा डिस्कशन था, ये कुछ जनरल मुझे बातें बतानी थी। बाकी कल से आपका प्रॉपर वे में हम जैसे इंटरव्यू होता है वैसे जनरल चीज़ें हमने आपको बता दी, इनको फॉलो करके यहाँ भी आप इंटरव्यू देंगे तो इन चीज़ों को फॉलो करके दीजिएगा। फिर उनमें जो कमी हमें महसूस होगी, हमें लगेगी, हमें इंटरव्यू पैनल को, तो हम आपको बताएंगे और उन कमी को इम्प्रूव करिएगा। यहाँ भी कोशिश करेंगे आपसे, दूसरे रूम में आप जाकर प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ भी मिरर वगैरह लगा दिया जाएगा, आप मिरर प्रैक्टिस यहाँ भी कर सकते हैं। मिरर शीशा तो आपके सब घर में होगा, उसके सामने आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अभी काफ़ी दिन है, काफ़ी दिन आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए मिल गए, ये एक अच्छी बात है। और आप रिवाइज़ करिए कायदे से, जैसा आपने उसके लिए पढ़ा है, तो बस उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। जहाँ आपने इतनी मेहनत करी तो वो वाली मेहनत आपकी टेस्ट के लिए वो वसूल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।